Good morning to all of you. Today we will continue our lecture, that is of the body fluids and circulation. That is about the blood. We have already studied the different components of the blood, that is platelet, WBC, RBC and other plasma. Different things we have already studied. And today I will talk about the blood groups. You know what are blood groups? जैसे आप सबका ब्लड ग्रुप होगा, किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप भी आपने सुना है और ओ ब्लड ग्रुप भी सुना है, और 10th क्लास में आपने इसका थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस पैटर्न भी सुना है। एक्चुअली हमारे पास जो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, 2 बेसिस पे हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग होती है। एक आपने सुना है ABO ब्लड ग्रुप, यानी कि या तो ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ओ है या AB है ना। दूसरा आप पढ़ते हो ब्लड ग्रुप RH फैक्टर के बेसिस पे, यानी कि अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। ओके, तो इसी चीज़ को बेटा हम आगे आज डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप्स किस चीज़ से डिटरमिन होते हैं? बेसिकली एक जीन है दैट इज I which has the allele IA and IB. Both these alleles that are dominant and I0 that is the recessive allele of the I gene. Okay, now if the IA is there, IAIA, the blood group will be A. Okay, if it is IAI0, even then the blood group will be A. इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो ब्लड ग्रुपिंग है वो डिटरमिन होती है किस चीज़ पे? जीन डिटरमिन करता है, और जीन के यहाँ पे एलील्स हैं IA, IB, I0। A और B दोनों क्या हैं? डोमिनेंट हैं। IO या I0 क्या है? रिसेसिव है। ओके, अगर ब्लड ग्रुप A है then the person produce the antigen A on its RBC surface and it produce the antibodies against the B blood group। समझ आ रही है आपको ये बात कि अगर आपने जैसे कॉमनली सुना होगा कि अगर A ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो उसको A ब्लड ग्रुप ही दिया जाना चाहिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। आप उसे B ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। रीज़न क्या है बेटा? क्योंकि A ब्लड ग्रुप में A ब्लड ग्रुप होने का क्या मतलब है कि RBC के सरफेस पे A एंटीजन प्रेजेंट है एंड इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू B ब्लड ग्रुप एंटीजन। ओके, एंड B ब्लड ग्रुप अगर है तो वो क्या करेगा? B एंटीजन है उसके सरफेस पे एंड इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द A ब्लड ग्रुप। समझ आ रही है आपको? अगर मैंने क्या कहा, A ब्लड ग्रुप है तो इसके ऊपर एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? एंटीजन होगा A। B के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? B। O के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है और AB के ऊपर क्या है? A और B दोनों एंटीजन हैं। फिर A ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज किसके लिए? B के लिए। B प्रोड्यूस करेगा A के लिए। ये किसी के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा और AB के पास क्या है? एंटीजन। O के पास क्या था? कोई एंटीजन नहीं था। इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट A एंड B बोथ। ओके, देन AB हैज द एंटीजन ऑन इट्स सरफेस A एंड B, बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, तो इट विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एनीवन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप एंड AB ब्लड ग्रुप। अब A ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, A ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है उसका। क्यों? क्योंकि अगर वो B ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट के अंदर डाला जाएगा तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा। अगर B ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर B ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। अगर A ब्लड ग्रुप डाल दिया तो वो क्या करेगा? B है ना, तो उसके खिलाफ क्या? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा और क्लम्पिंग हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स। आर यू गेटिंग? तो पर्सन कैन डाई। इज इट क्लियर? अब अगर O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप कोई भी एंटीजन नहीं है इसके सरफेस पे,
तो ये ए ब्लड ग्रुप वाले को भी दिया जा सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले को भी दिया जा सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी दिया जा सकता है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वालों को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है कि इट कैन गिव ब्लड टू एनीवन। बाय, क्योंकि इसके पास कोई भी जो एंटीबॉडीज ये किसी के लिए भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप इट इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिवर्सल recipient. Why it is universal recipient? Because it can receive O blood group, क्योंकि O तो universal donor है, easily it can give the blood to the AB person. But A blood group can also be given to this person, B blood group can also be given to this person, and O also. That's why it is called as universal recipient. Clear? समझ आई ये बात आपको कि ए ब्लड ग्रुप क्या है, बी क्या है, ओ क्या है और ए बी ब्लड ग्रुप क्या है। इज इट क्लियर? यस बेटा। नाउ वी विल मेक अ चार्ट ऑफ द डिफरेंट ब्लड ग्रुप। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? IA हो सकता है या IA O हो सकता है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। IA और IO क्या था? रिसेसिव है। ओके। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप क्या होगा? IB या फिर IBIO। ए बी ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप क्या होगा? IB। ओ ब्लड ग्रुप है, ओ क्या है? रिसेसिव करेक्टर है, तो कब एक्सप्रेस होता है? होमोजाइगस कंडीशन में। ओके। अगर ए ब्लड ग्रुप है इट मींस वो एंटीजन्स किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है? उसके पास कौन से एंटीजन है उसके सरफेस पे? ए। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन है। ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे। ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीजन उसके सरफेस पे नहीं है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडीज किसके लिए प्रोड्यूस करेगा? बी के लिए। बी ब्लड ग्रुप है तो ए के लिए। ए बी ब्लड ग्रुप है तो ये क्या करेगा? अब एंटीबॉडीज तो इसके पास, एंटीजन इसके पास क्या है? दोनों हैं, बट इट विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर एनीवन, है ना, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके सरफेस पे एंटीजन ए और बी दोनों के हैं। फिर ओ क्या करेगा? ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। इज इट क्लियर? अब हमारे पास क्या आता है? ब्लड किस किस को दिया जा सकता है? जैसे ए ब्लड ग्रुप है वो किसको दिया जा सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी वाले को भी, है ना, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है? ए है ना, ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटीजन्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट कैन बी गिवन टू दिस। बी ब्लड ग्रुप बी वाले को दिया जा सकता है, ए बी वाले को भी दिया जा सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी वाले को दिया जा सकता है। क्लियर? सिर्फ ए बी वाले को। अगर ए वाले को दोगे तो उसमें बी के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। अगर ए वाले को दोगे तो ए के खिलाफ प्रोड्यूस हो जाएंगी, है ना, ए कंपैटिबल हो जाएगा पर बी के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। फिर ओ ब्लड ग्रुप दैट कैन बी दैट गिव ब्लड टू ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। ये सबको अपना ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। इट कैन गेट ब्लड फ्रॉम ए वाला ए से ले सकता है, ओ से तो ले ही सकता है क्योंकि ओ के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। बी वाला बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी वाला ए ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी वाले से तो ले ही सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस बात से एक बात आपको फिर से क्लियर हो रही है कि ओ जो है दैट इज द यूनिवर्सल डोनर। ये देखो सभी को ब्लड दे सकते हैं ना ये। और ए बी जो है दैट इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्लियर? यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं और ओ यूनिवर्सल डोनर, ओ ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दे सकते हो जो ओ ब्लड ग्रुप में है। ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की। फिर आता है हमारे पास एक RH फैक्टर। इफ RH फैक्टर इज प्रेजेंट ऑन द RBC
देन द ब्लड ग्रुप इज सेड टू बी RH पॉजिटिव। ये जैसे आपने सुना होगा A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, लाइक दैट। ओके, if RH factor is not present then blood group is said to be negative, यानी कि A नेगेटिव, B नेगेटिव। क्या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला नेगेटिव ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है? नो। फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में भी सर्वाइव हो जाए पर्सन, लेकिन क्या होता है कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के दौरान इनफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ट्रांसफ्यूजन किया जाए then there is a clumping of the RBCs, right? क्योंकि इनफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर आप A पॉजिटिव वाले को या A नेगेटिव वाले को A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दोगे, then it will create a problem and then can lead to the clumping। clumping समझ रहे हो? destruction of RBC। is it clear? तो this is very very important। RH factor that is controlled, its synthesis is controlled by the gene R, capital R। तो अगर कैपिटल आर है तब भी RH पॉजिटिव होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है तब भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, स्मॉल आर है तब क्या होगा? अब RH फैक्टर सिंथेसाइज नहीं हो रहा, तो इन दो केसेस में ब्लड ग्रुप कैसा होगा? RH पॉजिटिव, और इस केस में ब्लड ग्रुप कैसा होगा? RH नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्लस या माइनस क्या है, यानी कि A पॉजिटिव A नेगेटिव क्या है, O पॉजिटिव O नेगेटिव क्या है। अगर RH फैक्टर RBC के सरफेस पे प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, वो किस केस में होगा? यहाँ स्मॉल r के केस में, क्योंकि RH फैक्टर सिंथेसाइज ही नहीं हुआ, then that is said to be RH negative। ओके, और क्या ये पॉसिबल है कि हम पॉजिटिव वाले में नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकें? नो, बिकॉज इट कैन लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। ओके, एक और मैं इसके अंदर आपको क्लियर करना चाहूँगी अबाउट द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। यस बेटा, नाउ आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर दैट कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900 first time reported ABO blood grouping in case of the human being। Then this RH factor that was reported by again Landsteiner and Wiener in blood group of the rhesus monkey in 1940। Is it clear? So I told you about RH factor कि अगर RH factor present है then the blood group is said to be positive। If RH factor is absent then it is called to be the RH negative। Important फीचर क्या है? अब इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। क्या मतलब है? यानी कि अगर एक पर्सन RH पॉजिटिव है और उसके अंदर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, या कोई पर्सन नेगेटिव है उसके अंदर प्लस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, then during the first transfusion no problem will be there, but in the subsequent transfusion there is enough antibodies production will be there, and that after when it is again transfusion occur of the negative blood group to the positive person, then it led to the destruction of RBC। ऐसा ही कुछ केस होता है प्रेगनेंसी में, इफ अ फीमेल इज मतलब नेगेटिव, having the blood group negative but the developing fetus is positive, तो first pregnancy can be normal। Here you can see the first pregnancy because enough antibodies are not there, so the child will grow, develop normally, but during between the pregnancies the enough antibodies for this particular blood group that will produced। okay, if the subsequent pregnancy or the second pregnancy also develop the positive fetus in the negative mother, RH negative mother, then the enough antibodies that are already produced in the body of the female that led to the clumping or destruction of, देख रहे हो आप, एंटीबॉडीज ऑलरेडी पड़ी थी फीमेल की बॉडी में, अगर फिर से डेवलप होने वाला जो फीटस है वो पॉजिटिव है, that leads to the destruction of RBC, जिसे हम कहते हैं destruction of erythrocyte of the fetus, and this is called erythroblastosis fetalis। is it clear? समझ आ रही है ये बात? इसको हम क्या कहते हैं? erythroblastosis fetalis। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये बेटा, इसको आपने ध्यान से करना है। तो ये सारा का सारा जो हमने पढ़ा दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड ग्रुप, तो इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर। दो बातें आपने ध्यान रखनी है, एक पढ़ना है आपने ब्लड ग्रुप जिसमें आपने
ABO ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्क्राइब करना है। दूसरा आपने बात करनी है RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर, ABO ब्लड ग्रुप हमने क्या कहा था कि I जीन है और इसके एलील हैं IA, IB, IO। जब हम RH फैक्टर की बात करते हैं, अगर RH प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव, नहीं है RH नेगेटिव। और RH पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा है, कैपिटल R। और कैपिटल R दैट इज डोमिनेंट, कैपिटल R स्मॉल r, they both led to the production of RH positive. Okay, and if small r is there, then the person will be having RH negative condition. Is it clear? So this is all about the blood grouping. Yes beta, the next important topic, that is the coagulation of the blood or the blood clotting. देखो आपने बेटा ऑब्जर्व किया होगा, जब भी कहीं चोट लगती है तो थोड़े टाइम बाद ब्लड विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम द ब्लीडिंग स्टॉप, दैट इज कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड और द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। ओके, वही हमने पढ़ना है कि एक्चुअल में ये क्या है, व्हाट इज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब क्या है, व्हेन देयर इज एन इंजरी देन द ब्लड प्लेटलेट एट द साइट ऑफ द इंजरी दैट डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज द प्लेटलेट फैक्टर 3। ओके, एंड द इंजर्ड टिश्यू, देखो ब्लड प्लेटलेट ने क्या रिलीज किया बेटा, प्लेटलेट फैक्टर 3। और इधर से जो इंजर्ड टिश्यू है दैट विल रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो 3 स्टेप हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। पहले स्टेप के अंदर जो इंजर्ड टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट्स हैं, पहले ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होंगी, क्या रिलीज करेंगी, प्लेटलेट फैक्टर 3। दूसरी तरफ जो इंजर्ड टिश्यू है दैट रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। नाउ दीज थ्रू two, that is thromboplastin and platelet factor 3, these two combine in the presence of calcium and plasma protein to form prothrombinase। समझ आया? तो पहला स्टेप क्या था कि प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज किया, प्लेटलेट फैक्टर, और इंजर्ड टिश्यू ने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों ने क्या किया, ज्वाइन करके क्या बनाया, प्रोथ्रोम्बिनेज। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है वो क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा हेपेरिन, क्योंकि हेपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, वो ब्लड को हमारी ब्लड वेसल्स में कोगुलेट नहीं होने देता। तो जो प्रोथ्रोम्बिनेज है दैट इनएक्टिवेट द हेपेरिन एंड कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। समझ आई ये बात आपको? ये क्या करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। और थ्रोम्बिन क्या करेगा, सबसे पहले तो क्या करेगा, डीपॉलीमराइजेशन करेगा, फिर रीपॉलीमराइजेशन करेगा, फाइब्रिनोजन की फाइब्रिन में लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर्स बन जाएंगी, दैट आर कॉल्ड फाइब्रिन। ओके, एंड नाउ दिस फाइब्रिन along with the blood cells RBC, WBC form the clot। समझ आया? आपने जनरली ऑब्जर्व किया है कि चोट लगते ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ब्लड रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है। रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट फैक्टर 3। अब इंजर्ड टिश्यू ने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड प्लेटलेट ने रिलीज किया प्लेटलेट फैक्टर 3। They will join to form prothrombinase in the presence of calcium ion and plasma protein. This prothrombinase activate the prothrombin into the thrombin. This thrombin cause the repolymerization of fibrinogen into fibrin, that are long thread-like structure thrombin. Fibrin, and this fibrin along with the WBC, RBC, it form a structure network, that is mesh-like structure is formed to cover the blood, that is a wound, that is called clot. Now with the time passes, this clot start contracting and a white or yellowish fluid that comes out, that is called serum. Now what is serum? Serum that comes out from that injured tissue after healing, clotting, it minus this fibrinogen and blood corpuscles, that is that fluid that is not having now the platelet factors or WBC, RBC, that yellowish fluid is called as serum. तो बहुत बार सीरम का भी पूछा जाता है, what is the difference between the plasma and the serum? Okay, then bleeding time normally कितना होता है, कितनी देर तक जो ब्लड है बहता है, बाहर आता है जब भी कहीं चोट लगती है? Normally it is 3 to 6 minutes.
However, it can vary. It depend upon the depth of the cut. अगर चोट ज़्यादा गहरी लगी है, then bleeding time can be more also. Okay. Then clotting time, blood को clot होने में कितनी देर लगी? That is again 3 to 8 minutes most probably. If these factors have any problem, मतलब अगर ये factors नहीं है या person hemophilic है जिसमें continuous bleeding होती रहती है, उस केस में clotting time ज़्यादा हो सकता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? दैट इज द विटामिन के, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. आपने देखा था ना, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है. तो इट मीन्स ये जो प्रोथ्रोम्बिन का प्रेजेंट होना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द विटामिन के. जो प्रोथ्रोम्बिन है ये लिवर में सिंथेसाइज हो रहा है and this synthesis is controlled by the presence of vitamin K. If vitamin K is less, then the blood clotting time can vary. Is it clear? So is it clear with this कि क्या है ये blood clotting क्या है, coagulation of blood क्या है? तो 3 स्टेप थे. पहले स्टेप के अंदर इंजर्ड टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट में प्रोथ्रोम्बिनेज यहाँ पे बना. सेकेंड स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया. थर्ड स्टेप में थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया और फाइब्रिन ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी के साथ ब्लड सेल्स के साथ मिलकर क्या बना दिया? क्लॉट बना दिया. इज इट क्लियर? सो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज द coagulation of blood and what is the role of vitamin K. Yes beta, now what are the functions of the blood? Very simple. First of all, transport of the food material from the alimentary canal to the various body part, means the digestive food from the alimentary canal to the various parts of the body. Then transport of respiratory gases, आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्रीदिंग वाले चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ा कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर आपने पढ़ा था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, है ना, उसमें ट्रांसपोर्ट हुआ था. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन, जो वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं उसको वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना. जैसे कि थायराइड है, थायरॉक्सिन रिलीज कर रहा है, पेंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, ग्लूकागोन सिक्रीट कर रहा है, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, सेक्रेटिन, बिलिकाइनिन, सेरोटोनिन, लाइक दैट सो मेनी हार्मोन्स आर देयर and that are distributed throughout the body by the blood. Then transport of excretory material from the various body part, that excretory matter is transported to the kidney for the further functioning, है ना. तो then kidney that perform the function of the excretion. Then transport of the heat, that from the deeper tissue to the surface the heat is transferred, मीन्स जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है उनको फ्रॉम द डीपर पार्ट्स द हीट इज ट्रांसफर टू द सरफेस पार्ट थ्रू द ब्लड. देन डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, आपने पढ़ा कि बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर स्पेशली बहुत सारे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, मतलब जो हमें इन्फेक्शन के दौरान हमें एज ए सोल्जर्स हमारी बॉडी का एक्ट करते हैं, दैट आर द ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट जो आपने डिफरेंट पढ़े, तो दैट इज डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन. देन टेम्परेचर रेगुलेशन, क्योंकि जब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हीट का बॉडी के अंदर देन इट लेड टू द प्रॉपर टेम्परेचर रेगुलेशन. इज इट क्लियर? फिर आता है वाटर बैलेंस, क्योंकि देयर इज अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू फ्लूइड और द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड. ओके, तो एक्सचेंज होते रहने से क्या है कि वो वाटर बैलेंस प्रॉपरली मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर. मेंटेनेंस ऑफ द पीएच, बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन करने का काम भी ब्लड कर रहा है, एक्ट एज अ बफर. देन प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, कैसे अभी अभी आपने पढ़ा कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट फैक्टर्स हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होने देते. देन हेल्प इन हीलिंग, कहीं कोई बाउंड है कुछ है तो ब्लड क्या करता है, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स आर देयर, दैट आर द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एंड हेल्प इन द हीलिंग ऑफ द बाउंड. Then maintenance of physiological cooperation by distribution throughout the body between the different body parts, organs of the body. It help in maintenance of the physiological cooperation. समझ आया? तो बेटा ये सब जो हमने पढ़ा that is related to the functions of the blood. Now I will talk about the tissue fluid, that is the lymph.
Yes, beta. Now I will talk about the lymph. That is the another very important component, and it is also called as the tissue fluid. Okay, it is the mobile connective tissue, and it is also called as the middleman. क्या कंपोनेंट है इसके अंदर? प्लाज्मा है और लिम्फ कार्पसल्स हैं। प्लाज्मा जैसे आपने ब्लड के अंदर पढ़ा था, ब्लड के अंदर भी प्लाज्मा था और ब्लड कार्पसल्स थी। यहाँ पे भी प्लाज्मा है और कार्पसल्स हैं, पर प्लाज्मा में ब्लड प्रोटीन्स कम है बेटा, कैल्शियम और फॉस्फोरस कम है, बट इट हैज़ द हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन and mainly that is globulin is present. That is a very important protein which is present in this. Okay बेटा, तो जो ये ग्लोबुलिन है that is the main component of the lymph plasma. Okay, then we talk about the lymph corpuscles. जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, पर लिम्फ के अंदर लिम्फ कार्पसल्स में सिर्फ WBC हैं, जो मेनली लिम्फोसाइट्स हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं बाय रिलीजिंग द एंटीबॉडीज। क्लियर? और इसके अंदर ना तो RBCs हैं और ना ही प्लेटलेट्स हैं। इज इट क्लियर? सो ये दो बातें आपको ज़रूर याद रखनी है कि इसके अंदर क्या नहीं है, WBC हैं, RBC और प्लेटलेट्स नहीं हैं। फिर आती है हमारे पास बात कि हमारी बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं। पहला लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में लिम्फ नोड प्रेजेंट है, थाइमस है, टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, पेयर्स पैचेस हैं, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इज स्प्लीन। ओके, देन वी टॉक अबाउट द फंक्शंस। इट एक्ट एज अ मिडलमैन। मिडलमैन क्यों? क्योंकि आपने जितने भी फंक्शंस ब्लड के पढ़े हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड था, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस था, गैसेस था, हार्मोन्स था, all these things are taken from the various parts into the tissue fluid then into the blood. तो it act as a middleman. Clear? फिर आता है it keep the body cells moist. Why? Because it is a tissue fluid. It keep the body cells moist, and very important that it produce lymphocyte. And what is the function of lymphocyte? That produce the antibodies. It engulf the foreign material which enter into our body. कोई भी foreign microorganism हमारी बॉडी में एंटर करेगा, then it will engulf that. तो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन, डिफेंस का काम सारा किसका है? लिम्फ का है। फिर it absorb and transport the fat. अगर आपको एक वर्ड याद हो, लैक्टिएज, जिसको हमने कहा था लिम्फ कैपिलरीज, सो दैट इज द फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि फैट की एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसपोर्ट में लिम्फ कैपिलरीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने पढ़ा था कि फैट की एब्जॉर्प्शन नॉर्मली ऐसे ही नहीं होती, फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू माइसेल्स, देन इनटू काइलोमाइक्रोन, एंड देन दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द लिम्फ कैपिलरीज दैट आर कॉल्ड लैक्टिएल्स। ओके, फिर लास्ट में हमारे पास आता है इट मेंटेन्स द ब्लड वॉल्यूम। कैसे? अगर जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, देन इट ड्रॉज फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड, ओके, एंड इफ इट इज मोर देन इट इज एंटर्ड इनटू द टिश्यू फ्लूइड। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिम्फ? दैट इट मेंटेन्स द ब्लड volume. Is it clear? So this is all about the blood and the lymph. What is blood? What are its component? What is its function? We have studied in detail. What is blood? That is lymph. We have already studied that the lymph is there, that act as a middleman. Lymph capillaries, lymphatic system, properly it is there. It is called tissue fluid. What are its composition? What is its composition? What are different components? And what are the functions of the lymph that we have studied in detail. Okay, so this is only the introductory part of the body fluids chapter. Now I will go up to the next topic in the next video, that is human circulatory system. अब तक सिर्फ हमने एक पार्ट पढ़ा है कि ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. इज इट क्लियर? थैंक यू.